26 जुलाई 1999 यानी वो दिन जब भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी ने इस दिन को विजय और अमर बनाया था। यही वो दिन है जब भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ धूल चटाई थी, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया था कि अगर किसी ने देश की तरफ दुश्मनी का हाथ बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। आज कारगिल युद्ध को 24 साल हो चुके हैं। यही मई से जुलाई के बीच का महीना था जब दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे जिनसे वो दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकता था। 84 दिनों तक चले इस युद्ध की कहानी आज से सालों पुरानी है। ये जंग बिल्कुल आसान नहीं थी। 2 महीनों, 3 हफ्ते और 2 दिनों तक चले इस महाजंग की कुछ खास बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो शायद ही आपने कभी सुनी या पढ़ी होंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें और शेयर भी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारे देश भारत की दुश्मनी सालों पुरानी है, लेकिन कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत को स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कई वीर योद्धाओं ने अपने खून की आहुति दी है। खराब मौसम, तेज बर्फीली हवाएं, 16,000 फीट की ऊंचाई भी जाबाजों के हौसले को हिला ना सकी। स्क्रीन पर जिस योद्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं वो है शहीद नीबू साहब। ये वही योद्धा हैं जो खतरनाक और कपकपा देने वाली ठंड में जूते उतारकर 10 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर 16 फीट की ऊंचाई पर चढ़े थे। यहां से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया था और पाकिस्तानी बकरों को तबाह कर दिया था। लेकिन इसकी जवाबी फायरिंग में नेबू साहब को गोली लगी, पर उनके बाकी के फौजी दोस्त लड़ते रहे। आखिरकार नेबू साहब के साथियों ने पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कोई भी नेबू साहब को नहीं बचा पाया। दूसरी घटना तब की है जब हिंदुस्तानी फौज में एक पाकिस्तानी फौजी मोहम्मद अशरफ को पकड़ लिया गया था। जब अशरफ पूरी तरह से जख्मी था तो ऐसे में उसे ब्रिगेडियर MPS बाजवा के सामने लाया गया, जिसके बाद जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो बहुत जोर जोर से वो रोने लगा। अपनी रोने की वजह बताते हुए अशरफ ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कमांडर को नहीं देखा। इतने बड़े अफसर से बात करना तो दूर की बात है, उनके पास खड़े होना भी पाकिस्तानी जैसे मुल्क में असंभव होता था। कारगिल युद्ध से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है और वो ये है कि उस वक्त देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। टाइगर हिल उस वक्त भी भारत के हाथ से बाहर था, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठियों का उस पर कब्जा रहा था। लेकिन तभी ब्रिगेड मुख्यालय से टाइगर हिल की चोटी को लेकर एक गलत संदेश श्रीनगर से दिल्ली तक जा पहुंचा, जिसमें यह समझा गया कि टाइगर हिल भारत के कब्जे में है। ये खबर रक्षा मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने पंजाब में जनसभा को संबोधित करने के दौरान ऐलान कर दिया कि भारत का कब्जा अब टाइगर हिल पर हो चुका है। लेकिन तब ऐसा था नहीं, बल्कि देश के वीर सपूतों ने बाद में टाइगर हिल पर भारत का झंडा फहराकर उसे सच में अपने नाम किया था। अब हम आपको एक माँ का भावुक संदेश सुनाते हैं, जिन्होंने सालों पहले अपने लाल को खोया था, पर आज भी वो उसे हर रोज याद कर सिहर उठती हैं। मैंने जब की आई हूँ तब की रो रही हूँ कि सोच रही हूँ कि कितनी मुश्किल करने मेरे बेटे ने टाइगर हिल पर पहुंचा होगा, कितनी मुश्किलें का सामना से। 4 जुलाई की रात को पूरी रात उन्हें, मैं आज भी नहीं भूली उसको, मैं भूल नहीं सकती। मैं सबके भूल जाऊंगी, उदय मान को नहीं मैं भूल सकती, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। खोना बड़ा, बोलना बड़ा आसान है कि आपको गर्व है, मेरे को गर्व भी बहुत है मगर गम भी बहुत है। आज भी नहीं भूली उसको, मैं भूल नहीं सकती। मैं सबके भूल जाऊंगी, उदय मान को नहीं मैं भूल सकती, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। माँ को बड़ी मुश्किल है, बेटा खोना बड़ा, बोलना बड़ा आसान है कि आपको गर्व है, मेरे को गर्व भी बहुत है मगर गम भी बहुत है। 2 बेटियां मेरी, बेटा एक ही था। 24 साल के बाद मैं आज आई हूँ। टाइगर हिल देखा मैंने, जब की आई हूँ तब की रो रही हूँ कि सोच रही हूँ कि कितनी मुश्किल करने मेरे बेटे ने टाइगर हिल पर पहुंचा होगा, कितनी
मुश्किलें का सामना से 4 जुलाई की रात को पूरी रात उन्हें आज और 5 को उधर सुबह शहीद हो गए थे। कैसे याद रखना चाहेंगे? हाँ जी। कैसे हमारे जो वीर सपूत हैं उनको कैसे याद रखना चाहते हैं? कैसे याद करती हूँ? कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? कैसे याद करती हूँ? जब खाना बनाती हूँ तब भी बेटे को याद करती हूँ। जब उसकी बातें याद आती है, वो कोई भी काम होता था मेरे से ज़्यादा बात करता था। और जहाँ अपने दादू के साथ, दादू उसके थे, उसके बाद वो बेड पर नहीं खड़े नहीं हो पाए। ऐसे जेड़े 1 साल 2 निकाला उन्होंने बड़ी मुश्किल करना है, क्योंकि उन्हें बड़ा प्यारा पोता था। क्या रैंक थी? और कुछ भी रैंक नहीं था, वो सिपाही था। 2 साल उसकी जॉब थी और 19 साल का था। ऐसे स्कूल पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते जबलपुर उसके चाचू थे उसके। आता मैंने फौजी देखने जाना, फौजी देखने गया था। कोई नौकरी करने नहीं गया, भर्ती होने नहीं गया था। ऐसे जो उनके उधर सीओ थे ना, उनसे उनकी दोस्ती बड़ी पड़ गई। उनसे बड़ा खूबसूरत बड़ा था, बड़ा सुंदर था, लंबा सोना, ऊंचाइयाँ बड़ा। तो उधर ही भर्ती हो गया। उसके दादू आकर तू नहीं जाना, कोई भी नहीं मानता था, पर जबरदस्ती, क्योंकि उसको टैगरेल बनानी थी। देश आज कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए परेड निकाल रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों को याद करते हुए क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। इस क्षण को मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथियों, आज इस कारगिल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं हटे। मैं उन वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की।
आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाक उल्लाह खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार मां के आग्रह को अशफाक उल्लाह खां टाल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के ही यह भारत आजाद हुआ। साथियों, कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपागा युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का भी भरपूर प्रयास किया था। स्वयं अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफी मजबूत थी। उनकी तादाद भी संख्या में काफी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। देश और हम सब ऐसे वीर योद्धाओं को तहे दिल से जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। सोचिए अगर आज ये लोग बॉर्डर पर हमारे घर, परिवार और देश की रक्षा के लिए डटकर खराब मौसम को बर्दाश्त करके खड़े ना रहें तो हम आप कैसे चैन से सो सकेंगे।